जापान का वीज़ा ओपन हो चुका है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जापान ने कुछ वीज़ा फ्री सिस्टम शुरू करा है, फिर उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में वो क्लियर किया कि वो क्या है। तो अब फाइनल ये है कि जापान का वीज़ा ओपन हो चुका है। तो अगर आप जापान जाना चाह रहे थे, 2-2.5 साल से नहीं जा पा रहे थे, तो ये बड़ा अच्छा अब टाइम है, आप जापान में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसके वीज़ा प्रोसेस को समझते हैं, विच इज़ वेरी ईजी। इसमें सिर्फ आपको ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 महीने की वैलिडिटी बची हुई हो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल, और 2 खाली पेज स्पेस पे होने चाहिए। आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट इसमें दे सकते हैं, अपनी सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट जो 3 to 6 मंथ की हो। 6 मंथ की ज़्यादा एडवाइजेबल है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 6 मंथ की ही स्टेटमेंट लेकर जाएँ। और 2 साल के अपने टैक्स रिटर्न इसमें साथ में अटैच कर सकते हैं। यूजुअली 1 साल के भी एक्सेप्ट हो जाते हैं, बट फिर भी 2 साल के आप अटैच करें, ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको जब जापान में अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो एक लोकल गारंटर चाहिए होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो उसमें लोकल गारंटर की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर द टाइम बिग नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, आपको है कि मेरे को मल्टीपल एंट्री चाहिए। देखिए, एक तो होता है कि मेरे को 1 हफ्ता विजिट करके वापस आ गया, और एक है जी मुझे मल्टीपल टाइम आपके देश में जाना पड़ सकता है। तो मल्टीपल टाइम अगर किसी देश में मुझे जाना है और मैं उसके काउंसलेट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट के पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए, करेक्ट। तो वो रीज़न क्या हो सकता है कि वहाँ पे मेरा कोई रिलेटिव रहता हो, या हो सकता है मेरे बिजनेस इंटरेस्ट हो, मेरे प्रोफेशनल इंटरेस्ट हो, और तो कोई रीज़न हो नहीं सकता। क्योंकि जापान एक बार विजिट करने के बाद मैं ये तो कहूँगा नहीं मुझे दोबारा विजिट करना है, मुझे दोबारा करना है। अगर ऐसा है तो मुझे दोबारा वीज़ा लेना चाहिए। काउंसलेट ये भी सोच सकता है कि आप बार बार वीज़ा ले लो। आप एक ही बार में अगर मल्टीपल एंट्री मांगेंगे तो गारंटर चाहिए, आपको ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप जो भी प्रोफेशनल प्रूफ है आपका, उसको आप अटैच करें। जॉब करते हैं उसे एनओसी लेटर अपनी कंपनी से ले ली, सैंक्शन करवाएं, उसको अटैच करें। बिजनेस करते हैं तो सिमिलरली बिजनेस के प्रूफ अटैच करें। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। फंड्स अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कनाडा की तरह बहुत ज़्यादा पैसे दिखाने होते हैं। आई मीन जापान के लिए आप 3 to 4 लाख का एक रीजनेबल स्टैंडर्ड मेंटेन बैलेंस भी अगर दिखाते हैं, वो भी काफ़ी सफिशिएंट रहता है। आपकी सैलरी वगैरह भी टाइमली आ रही हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी सेविंग हो रही हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप मैरिड हैं, फैमिली किड्स वगैरह को भी साथ लेने चाह रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे फैमिली ट्रिप करनी है, तो उस केस में आपने सेम डॉक्यूमेंट्स इनके भी लगाने हैं। बट फिर फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट्स आपसे बढ़ सकती हैं अगर आपकी पार्टनर वर्किंग नहीं है तो। आपका पार्टनर अगर वर्किंग नहीं है तो फाइनेंस की सिचुएशन इसमें एक्स्ट्रा होगी। यानी 3 to 4 लाख की जगह आप मान के चलिए फैमिली के साथ 5 to 6 लाख, और 2 बच्चे हैं, 2 हैं तो 6 to 7 लाख। तो 6 to 7 लाख एक रीजनेबल बैलेंस है जिसको आप विद फैमिली के लिए शो कर सकते हैं। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं, या फिक्स डिपॉजिट्स आपने करवा रखे हैं, तो वो भी साथ में अटैच किए जा सकते हैं। जापान का जो ट्रैवल है वो यूजुअली हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट हो सकता है, तो आपको महीना 1.5 महीने की आइटनरी बनाने की मैं सलाह नहीं दूंगा। और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि थाईलैंड या सिंगापुर की जगह 2 या 3 दिन में आप इसे कंप्लीट कर लें। तो एक रीजनेबल 6-7 डेज मिनिमम, एंड इट कैन गो अप टू 10-12 डेज, ये एक रीजनेबल ट्रैवल आइटनरी होती है जापान की। बहुत सारे लोग जापान को साउथ कोरिया के साथ भी क्लब करना चाहते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में हमने इस पर डिस्कशन किया तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिलहाल जापान के लिए यही सारी चीज़ें का आपने ध्यान रखना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ में अटैच करना है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ नए दर्शकों के लिए, वीज़ा अप्लाई करने से पहले बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में ना करें, और लास्ट मोमेंट पे तो ख़ास तौर से कोई बहुत ज़्यादा विड्रॉल या बहुत बड़ा डिपॉजिट दोनों ही आप अवॉइड करें जब आपका सबमिशन हो रहा हो, ख़ास तौर से उन दिनों पे। तो हाँ, अगर आपके बिजनेस इंटरेस्ट में ये चीज़ें होती रहती हैं फिर अलग बात है, लेकिन एकदम से इन चीज़ों से बचें। ये शक पैदा करती हैं कि आपने एकदम से वीज़ा से जस्ट पहले पैसे डलवाए हैं, निकाले हैं, राइट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। सेकेंडली, इसमें कंफर्म टिकट या होटल उसको आप अटैच करें। जापान की अच्छी बात यह है कि वो आपके मिनिमम सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पे भी वीज़ा ग्रांट कर देता है। आपको अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स, आपको अपने और भी ज़्यादा स्टॉक मार्केट के, क्रिप्टो करेंसी के अनवांटेड पेपर्स लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टिक टू द पॉइंट, और उसी पे ही हम चलेंगे। इसमें आप अपना SOP कवर लेटर बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कई बार कवर लेटर को भी रिटर्न कर दिया जाता है। काफ़ी काउंसलेट्स हैं जो रिटर्न कर देते हैं, बट नेवरदलेस आपको फिर भी बनाना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पास उस टाइम हैंडी हो। कवर लेटर में आपने सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन देना है कि मैं सो एंड सो, मेरा पासपोर्ट नंबर है, मैं इस रीज़न की वजह से जापान जाना चाह रहा हूँ, इन डेट्स पे ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, और थोड़ा बहुत अपने बारे में कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, फलाना है, बस इस तरीके से। दैट्स इट, शॉर्ट, एक पेज पे बहुत है, राइट। कवर लेटर या SOP कैसे अच्छे से बनाते हैं, इस चैनल पे आपको आराम से कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मिल जाएगी जो पूरी डिटेल में आपकी हेल्प करेगी, जिसे देखने के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जापान के लिए
यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आप जापान वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करने में हमारी हेल्प चाहते हैं तो हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये प्रोसेस काफ़ी आसान है, जैसे जो इस वीडियो में बताया गया आप उनको फॉलो करेंगे तो लेट्स होप कि आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए, राइट। और बहुत जल्द और भी सारी डिटेल्स के साथ मिलेंगे, खासतौर से जापान और कोरिया की जो आपके क्वेश्चंस आते भी हैं उसको लेके भी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।